Hello everyone, this is Dr. Supriya Sonalika, Department of Political Science by SNM College. Dear students, very good morning to all of you. आज का जो हमारा क्लास है वो यूजी सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए है और यूजी सेमेस्टर 4 के कोर्स का जो पेपर 10 है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके अंतर्गत हम लोग आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक यूनिट 6 के अंतर्गत आता है, जिसका नाम है बजट हिंदी में भी उसको बजट कहेंगे। और मीनिंग इसमें हमें देखना है मीनिंग, टाइप्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ गुड बजट्स, मतलब जो एक अच्छे बजट के सिद्धांत क्या हैं, वो उनके बजट के प्रकार तथा उसके अर्थ को। यह जो पेपर है हमारा पेपर 10, इसका कोड है C10 और यह जो है यूजी सेमेस्टर 4 के कोर्स के अंतर्गत पेपर 10 के अंतर्गत जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर है उसके अंतर्गत आज हम लोग बजट की चर्चा करेंगे कि बजट क्या है। बजट हमें हमेशा सुनने को ये टर्म्स मिलता है, आज हम उसको जानेंगे कि जो बजट है राजनीति शास्त्र के अंतर्गत, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो बजट जो है वो क्या है और किस तरह इसका फॉर्मेशन होता है, इसकी अर्थ प्रकृति क्या है, आखिर बजट शब्द का मीनिंग क्या होता है। बजट जब हम बनता है किसी भी देश के का जो बनाया जाता है वार्षिक बजट, तो उस बजट को बनाने के पीछे कौन कौन से सिद्धांत काम करते हैं, बजट का विकास इंडिया में कब से हुआ, कैसे हुआ, तो इन सभी की चर्चा जो है हम लोग आज के क्लास में करेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि बजट क्या है और एक अच्छे बजट को किन सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। तो बजट जैसे कि लोक प्रशासन के अंतर्गत यह एक विषय है, तो लोक प्रशासन के अंतर्गत वित्तीय जो प्रशासन है को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। और दूसरे ओर अगर हम बात करें तो वैश्वीकरण के प्रभाव में इस अवधारणा का महत्व जो है और भी अधिक जो है वो बढ़ जाता है। वस्तुतः लोक प्रशासन ही नहीं बल्कि सभी प्रकार के प्रशासन या संगठन में वित्त की भूमिका जो होती है, वो एक वित्त जो होता है एक केंद्रीकृत होता है, मतलब केंद्र में या उसकी भूमिका, उसका प्रभावकारी जो उसका महत्व जो होता है केंद्रीय महत्व का होता है। और जिस प्रकार शरीर के लिए रक्त की अनिवार्यता होती है, ठीक उसी प्रकार किसी भी संगठन के लिए वित्त की अनिवार्यता होती है, क्योंकि पैसे के बिना जो है वो कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकता है। तो वास्तविकता भी है कि संगठन के क्रियान्वयन की कुशलता जो है तथा व्यवस्था की देखभाल वित्तीय प्रशासन की प्रभावशीलता पर निर्भर करती है। और किसी भी संगठन का अस्तित्व उसके वित्त से ही जो है वो बना होता है, क्योंकि प्रत्येक प्रशासनिक अधिनियम के वित्तीय परिणाम हो सकते हैं। और विद्वान जो है एक लॉर्ड जॉर्ज ने लिखा है कि सरकार ही वित्त है और सार रूप में वित्तीय प्रशासन को लोक प्रशासन का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, जिसका आशय लोक प्रशासन की उन गतिविधियों का संगठनात्मक प्रयासों तथा क्रियाओं से है जो प्रशासनिक कार्यों हेतु धन के आय, बजट निर्माण तथा निष्पादन एवं वित्तीय प्रक्रियाओं पर नियंत्रण का कार्य करती है। वित्तीय प्रशासन का मुख्य कार्य मितव्ययता, नियमानुसार व्यय, कार्यदक्षता, लेखा परीक्षण तथा वित्तीय नियमों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन करना होता है। अगर भारत की बात करें तो भारत में इसका विकास कैसे हुआ बजट का, तो इसकी अगर हम चर्चा करें तो भारत में आधुनिक रूप में बजट की शुरुआत जो है वायसराय लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुआ था। और सिपाही विद्रोह 1857 के बाद सर्वप्रथम वित्त विशेषज्ञ जेम्स विल्सन को वायसराय की कार्यकारिणी में वित्त सचिव जो है वो बनाया गया था। और इनके द्वारा सर्वप्रथम 18 फरवरी
1860 को कार्यकारिणी परिषद में बजट प्रस्तुत किया गया था। जेम्स विलियम ने बजट की प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण में ब्रिटिश परंपरा का अनुसरण किया था और स्पष्टता भारत में बजट पद्धति के संस्थापक और जन्मदाता के रूप में जेम्स विल्सन को ही इनको माना जाता है कि भारत में बजट जो पद्धति है इसके संस्थापक जो हैं जेम्स विल्सन हैं। और 1860 के बाद विल्सन के द्वारा जो बजट का प्रस्तुतिकरण की पद्धति जो अपनाई गई थी उसी का पालन करते हुए 1947 तक ये होता रहा है। और 1947 के पूर्व जो बजट प्रस्तुत होता था उस पर परिषदों में उसके सदस्यों के द्वारा बहस नहीं की जा सकती थी। बजट प्रस्तुत करने के बाद बहस करने संबंधी व्यवहार स्वतंत्र भारत में शुरू हुआ, जिसे लोकतांत्रिक कहा जाएगा। और बजट के सिद्धांत के वर्णन के दौरान एकल बजट की चर्चा की गई है, लेकिन भारत में बजट के इस सिद्धांत को नज़रअंदाज किया है और भारत में एकल नहीं बल्कि दोहरी बजट व्यवस्था है। केंद्र सरकार के भी दो बजट होते हैं, एक सामान्य बजट और दूसरा रेलवे बजट। और केंद्र में दो प्रकार के बजट की शुरुआत 1921 में की गई थी, जो ब्रिटिश के के अंतर्गत जो है एकल बजट प्रणाली की व्यवस्था थी, लेकिन यहाँ पे द्वितीय बजट प्रणाली की व्यवस्था की गई है। उसके बाद अगर हम देखें तो बजट के बारे में थोड़ी सी और हम चर्चा करते हैं। तो बजट जो है वित्त प्रशासन का, जैसे कि मैंने बताया, महत्वपूर्ण अंग है और एक तरह से कहा जाए तो यह जो है जीवनाधार या जीवन का एक जीवन रक्त एक तरह से होता है वित्तीय प्रशासन का। प्रशासन के अंतर्गत प्रशासन और वित्त शरीर और उसकी छाया की भांति एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और प्रशासनिक इंजन का ईंधन जो होता है एक तरह से वित्त ही होता है। पहले का परिचालन दूसरे के बिना संभव नहीं है। और एल.डी. वाइट ने कहा है कि प्रशासन तथा वित्त को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। प्रत्येक प्रशासनिक कार्य का आर्थिक पहलू होता है और जो उससे वैसे ही अपृथककरणीय होता है, जैसे कि मनुष्य और उसकी छाया। प्रशासन का कोई भी कार्य वित्त के अभाव से पूरा नहीं किया जा सकता है और शासन की नीतियों तथा योजनाओं तक ये सभी जो है निरर्थक हैं जब तक कि उनको क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक वित्त उपलब्ध न कराया जाए। अतः वित्त को लोक प्रशासन की चालक शक्ति जो है मोटिव पावर के रूप में इसको कहा जाता है या बोला जा सकता है। और जिस प्रकार एक मोटर कार बिना पेट्रोल अथवा डीजल की नहीं चल सकती, उसी प्रकार सरकार भी किसी भी वित्त के कोई कार्य नहीं कर सकती है। और इस संदर्भ में कौटिल्य ने कहा है कि सभी संगठन वित्त पर निर्भर करता है और इस प्रकार सर्वाधिक ध्यान जो है वो खजाने पर दिया जाना चाहिए कि हमारा जो खजाना है, हमारा जो वित्त व्यवस्था है वो किस तरह से भरा रहे। और विलोबी ने भी कहा है कि कुशल शासन की समस्या में अंतर्निहित विविध तत्वों को वित्तीय प्रशासन से अधिक कोई दूसरा जो है वो उसको नहीं इसको समझा सकता या बता सकता है। और इस तरह से हम देखें तो वित्त जो होता है जो है एक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण अंग है। अब हम देखते हैं कि भारत में वित्तीय प्रशासन जो है फाइनेंशियल जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिया में वो कैसा है, क्या है। तो भारत का जो संविधान है और संविधान के भाग एक के अनुच्छेद 1 क्लॉज 1 में भारत राज्यों का संघ है और संविधान के अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि भारतीय शासन व्यवस्था संघवादी है और ऐसी संघवादी व्यवस्था में अन्य विशेषताएं जैसे दोहरी सरकार तथा उसके बीच शक्तियों का विभाजन, लिखित या निर्मित संविधान तथा न्यायिक सर्वोच्चता की व्यवस्था भी यहाँ मौजूद है। और स्पष्टता भारत में संघवादी व्यवस्था है जिसके अनुरूप यहाँ पे दोहरी सरकार है। दोहरी सरकार इसलिए केंद्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर
वित्तीय प्रशासन जो है वो विद्यमान है। भारत में केंद्रीय स्तर पर संसद जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा से मिलकर बनी होती है, तथा राज्य स्तर पर राज्य विधानमंडल जिसमें राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद होते हैं के स्वीकृति के बाद के द्वारा बजट की स्वीकृति को प्रदान की जाती है। और भारत के कुछ राज्यों में विधान परिषद हैं, अधिकांशतः राज्यों में विधानमंडल यानी कि एक सदनात्मक जो है वो सदन है, जबकि केंद्रीय स्तर पर वित्त मंत्रालय तथा राज्य स्तर पर राज्य वित्त विभाग के द्वारा बजट का निर्माण होता है तथा नियंत्रण संबंधी कार्यों के संपादन भी किए जाते हैं। लोक प्रशासन में सार्वजनिक वित्त को अपव्यय से बचाने के लिए, उसमें मितव्ययता लाने के लिए लोक लेखा समिति, अनुमान समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति के साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक पद की भी व्यवस्था की गई है। नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक प्रशासनिक तंत्र में नियंत्रणकर्ता की भूमिका का निर्वहन करता है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 यह उपबंधित करता है कि वित्त आयोग केंद्र तथा राज्यों के बीच करों के विभाजन के संबंध में प्रति 5 वर्ष पश्चात अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर वित्तीय प्रशासन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। योजना आयोग जो अभी नीति आयोग हो गया है, योजना आयोग एक संविधानोत्तर संस्था है जिसकी भूमिका भी योजनाओं के लिए संसाधनों का अनुमान और विभाजन को लेकर महत्वपूर्ण है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा वित्तीय लेन देन की नीतियां एवं दिशा निर्देशन किया जाता है और विश्व बैंक के द्वारा भी भारतीय वित्तीय प्रशासन के संबंध में सुझाव दिए जाते हैं, जिसे भी भारत सरकार बहुत हद तक अमल करती है। भारतीय वित्तीय प्रशासन में वित्तीय, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक समूह के द्वारा भी परामर्श लिए जाते हैं। वित्तीय, औद्योगिक एवं वाणिज्य समूह में फिक्की की भूमिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अब हम देखते हैं कि जो बजट है उसका बजट जो किसी भी देश के लिए है तो उसका महत्व क्या है, उसकी महत्ता क्या है। तो अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो जैसा कि हमने बताया था कि किस तरह से यह जो है लॉर्ड कैनिंग के समय से जो है पहली बार जो है वो भारत में अगर कहा जाए तो बजट को जो है वो पेश किया गया था और 1960 में सबसे पहले जो थे उन्होंने कार्यकारिणी परिषद में इसको पेश किया था और भारत में जो प्रस्तुत होता है उसी के आधार पर जो है उसके बाद उसको प्रस्तुत किया गया है। और सर्वप्रथम जो है लॉर्ड कैनिंग जो मैंने आपको बताया था उन्होंने भारत में इसको किया था। अब हम देखते हैं कि बजट जो है उसका महत्व क्या है, बजट आखिर जो बजट है उसका महत्व क्या है। तो बजट का महत्व जो है, बजट आधुनिक राज्यों में आर्थिक नीति को संचालित करती है और नियंत्रित करने के विशिष्ट साधनों में एक प्रमुख स्थान इसका होता है। और यदि हम कहें तो वर्तमान राज्यों का संचालन बजट के माध्यम से ही होता है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सरकार बजट की सहायता से अपना कार्य करते हैं तथा सार्वजनिक आय के विभिन्न स्रोतों के अधिकतम सदुपयोग करने की योजना बनाते हैं। जो सरकार इस कार्य को जितनी अधिक क्षमता से करती है वह अपने नागरिकों की आर्थिक और भौतिक समृद्धि को उतनी ही तेजी से बढ़ाती है। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन ने एक बार कहा था कि बजट केवल गणित के आंकड़े मात्र नहीं है, किंतु यह हजारों व्यक्तियों की समृद्धि, विभिन्न वर्गों के पारस्परिक संबंधों तथा राज्यों की शक्ति का मूल है। और एलन विलियम्स ने बजट के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा था कि आजकल बजट सरकार की आर्थिक नीति को प्रस्तुत करने और क्रियान्वित करने का एक केंद्रीय बिंदु है। द्वितीय विश्व युद्ध और पूर्व बजट राज्य सरकारों के प्रशासन के लिए धन प्राप्त करने का एक साधन मात्र थे, परंतु वर्तमान में बजट जो किसी भी राष्ट्र के आय और व्यय को संतुलित करने का कार्य ही नहीं करते, अपितु वे अर्थव्यवस्था के विकास का भी एक साधन है और एक नए आर्थिक चिंतन और नूतन परीक्षणों का श्री गणेश करते हैं। और इनमें सरकार की नीतियां एवं देश की आर्थिक परिस्थितियां प्रतिबिंबित होती हैं।
वस्तुतः सार्वजनिक वित्तीय प्रशासन का हृदय बजट है, जिनमें उसके अनेक लक्ष्य होते हैं और उनके लिए धन निर्धारित किया जाता है। जैसा कि पीटर ए पायर ने कहा है कि बजट सरकार के लक्ष्यों का अधिकाधिक लेखा जोखा होता है, जिसमें उसकी प्राथमिकताओं का वर्णन होता है, साथ ही खर्च का आवंटन भी होता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो सरकारी बजट समाज के साधनों का औपचारिक वितरण है, जिससे यह फैसला होता है कि किसे क्या और कब और कैसे मिलना चाहिए। और इस तरह से अगर हम देखें तो बजट जो है किसी भी राष्ट्रीय वित्तीय स्थिति के लिए एक दर्शन, एक दीपक और या कहें कि दिग्घोतक यंत्र के 3 प्रकार के कार्य जो है वो करती है। और जिस प्रकार दर्पण व्यक्ति की मुखाकृति के वास्तविक रूप को का प्रतिबिंबित करती है, ठीक उसी प्रकार किसी भी देश का बजट का अनुसरण किए जाने वाले वित्तीय पथ को आलोकित करती है। किंतु बजट का इससे भी बड़ा कार्य उस दिशा को बताना है जिस दिशा की ओर राष्ट्र को अग्रसर होना है। और नेहरू जी के शब्दों में बजट को इस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए कि देश में क्या करना है और किन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। बजट कई कारणों से प्रशासकों, विधायकों एवं नागरिकों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होती है। प्रशासन करने वाले सरकारी अधिकारी बजट की सहायता से ही विभागों का प्रशासन समुचित रीति से करते हैं और बजट विधायिका को देश की अर्थव्यवस्था पर पूरा नियंत्रण और अंकुश रखने का एक साधन प्रदान करता है। बजट नागरिकों को करदाताओं के लिए अतीत उपयोगी है, और क्योंकि इससे नागरिकों को पता चलता है कि सरकार का काम चलाने के लिए कितना रुपया व्यय किया जाता है, सरकार को किस स्रोत से कितनी आमदनी होती है और इस आमदनी का किस प्रकार व्यय करती है और इससे कौन से उद्देश्य पूरे होते हैं। और डॉक्टर बर्डहेड के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस के आर्थिक उत्कर्ष में बजट पद्धति का एक बड़ा ही सहयोग दिया है और इसको उनकी राजनीतिक शक्ति में भी इससे जो है वो अभिवृद्धि होती है। अब हम देखते हैं कि जो बजट है, तो बजट का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, और उसके बाद उसके कार्य और महत्व को हम समझेंगे कि क्या है। तो बजट का अर्थ क्या है? तो बजट जो है शब्द जो है एक फ्रेंच भाषा जो है, जैसा कि मैंने बताया, एक फ्रेंच भाषा शब्द बूजट से निकला है, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला और या झोला। और सन 1733 में ब्रिटिश वित्त मंत्री सर रॉबर्ट वॉलपोल ने अपने वित्तीय प्रस्ताव से संबंधित कागज संसद में के सामने पेश करने के लिए एक चमड़े की थैले में से निकाला तो उनका मजाक उड़ाते हुए बोला गया, बजट खोला गया नामक एक पुस्तिका में प्रकाशित की गई। और उसी समय से बजट शब्द का प्रयोग सरकार की वार्षिक आय व्यय के वितरण के लिए किया जाने लगा। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो वित्तीय प्रशासन में बजट सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक अवधारणा है। और जो है इसका कुछ लेखकों ने बजट की परिभाषा जो है अनुमानित आमदनियों तथा खर्चों का विवरण मात्र के रूप में की है, तो कुछ लेखकों ने बजट को राजस्व तथा विनियोग अधिनियम का पर्यायवाची माना है। प्रथम अवधारणा अमेरिकी विद्वानों से सामान्यतः पाई जाती है, जबकि द्वितीय जो अवधारणा है वह यूरोपियन जो विद्वान हैं उनके विचारों में देखने को मिलता है और विशेषकर फ्रेंच लेखकों में पाई जाती है। उदाहरण के लिए लियान ब्यूलियो ने बजट को परिभाषित करते हुए जो है वो निम्न बातें कही थी: बजट एक निश्चित अवधि के अंतर्गत होने वाले अनुमानित प्राप्तियों तथा खर्चों का विवरण है। उसी प्रकार रीन स्टोम्स ने कहा है कि बजट एक लेखपत्र है जिसमें सरकारी आय और व्यय का प्रारंभिक अनुमोदन योजना रहती है। उसी प्रकार जी गीज ने कहा है कि बजट संपूर्ण सरकारी प्राप्तियों तथा खर्चों का एक पूर्वानुमान तथा अनुमान है और कुछ प्राप्तियों का संग्रह करने तथा कुछ खर्चों को करने का एक आदेश अथवा
प्राधिकरण है। उपरोक्त परिभाषाओं की आलोचना करते हुए बिलोबी ने कहा है कि ये लेख बजट की आधुनिक अवधारणा से बहुत दूर है और उन्हें वित्तीय संगठन में बजट की महत्वपूर्ण भूमिका की ओर जानकारी नहीं देती है। और इन परिभाषाओं से में कुछ दोष हैं, और जो पहला दोष उन्होंने बताया है, तो इन्होंने स्पष्ट नहीं किया है कि बजट से विगत सक्रिय जो पोस्ट ऑपरेशन है तथा वर्तमान दशाओं के साथ साथ भविष्य के प्रस्ताव से संबंधित तथ्यों का उल्लेख होना चाहिए। और दूसरा, इसमें बजट का राजस्व तथा विनियोग अधिनियम में कोई अंतर नहीं माना गया है और इन दोनों के बीच भेद करना आवश्यक है, क्योंकि ये अलग अलग क्रिया तथा प्रतिनिधित्व करते हैं। बजट प्रशासन के कार्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि राजस्व तथा विनियोग तथा अधिनियम व्यवस्थापिका के कार्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। बजट सरकार की आय तथा व्यय का विवरण मात्र नहीं है। विलोबी ने कहा है कि इस प्रकार बजट आमदनी तथा खर्चों के अनुमान मात्र से बहुत अधिक है और एक साथ ही एक प्रतिवेदन, एक अनुमान तथा एक प्रस्ताव है, अथवा उसे ऐसा होना चाहिए, वह ऐसा प्रलेख या दस्तावेज है अथवा होना चाहिए जिसके द्वारा मुख्य कार्यपालिका धन प्राप्त करने वाले, व्यय स्वीकृति करने वाले सत्ता के समक्ष इन सब बातों का पूर्ण प्रतिवेदन रखती है और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के गत वर्ष कामकाज की व्यवस्था किस प्रकार की है, कि सरकार की कोषागार की वर्तमान स्थिति क्या है, और इन सभी सूचनाओं के आधार पर वह आगामी वर्ष के लिए अपने कार्यक्रम की घोषणा करती है और बतलाती है कि उस कार्य के लिए वित्त व्यवस्था किस प्रकार की जानी चाहिए। और इस प्रकार जो बजट है, बजट से संबंधित इन जो विभिन्न परिभाषाएं हैं, उनका अध्ययन करने से हमें कुछ बातें समझ में आती हैं। और वो बातें में पहली बात जो हमें समझ में आती है कि बजट सरकारी नीतियों को प्रतिबंधित करने का एक प्रशासनिक प्रयास होता है। दूसरा, विगत वर्षों में कार्यपालिका द्वारा संपादित प्रशासनिक तथा आर्थिक कार्यों का एक संतुलित ब्यौरा होता है। तीसरा, सरकारी क्रियाकलापों के संचालन के लिए आवश्यक धनराशि जुटाने तथा इसे खर्च करने का एक व्यवस्थित मसौदा होता है। नेक्स्ट, व्यवस्थापिका के समक्ष स्वीकृति के लिए पेश किए जाने के कारण बजट नियमित रूप से कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का बोध कराते रहने का एक प्रभावी माध्यम होता है। और नेक्स्ट, व्यवस्थापिका की स्वीकृति मिलने के पश्चात ही सतत पुष्टि का प्रमाण माना जाता है। और इस प्रकार वर्तमान काल में बजट एक ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है कि बजट को समस्त वित्तीय प्रशासन तंत्र का प्राण तथा लोकप्रिय शासन व्यवस्था के अस्तित्व का आधार माना जाता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो बजट है के द्वारा जो बजट योजना जो है या बजट प्रालेख सरकार के भविष्य में किए जाने वाले कार्यों का दर्पण होता है। और हर योजना बजट नहीं होती, जबकि बजट एक योजना हो यह जरूरी है। यह साधनों के आवंटन, लगाए जाने वाले प्रस्तावित कर अथवा उन्हें वसूले जाने वाले उपायों का विस्तृत विवरण होता है। और मुख्यतः बजट में जो है वो कुछ बातें शामिल होती हैं, जैसे कि बजट में वर्तमान तथा आने वाले वर्ष के लिए प्रस्तावित नई योजनाएं, कार्यक्रम, परियोजनाएं, उपाय तथा गतिविधियों का वर्णन होता है। दूसरा, बजट में संसाधन स्थिति तथा विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाले आय, जिसमें कर एवं कर अतिरिक्त राजस्व भी शामिल होते हैं। तीसरा, बजट के विगत वर्षों की वास्तविक प्राप्तियां, व्यय का विवरण भी दिया जाता है। नेक्स्ट, बजट में विभिन्न सरकारी संस्थानों एवं अंगों के वित्तीय एवं भौतिक कार्यों का संपादन से संबंधित आर्थिक सांख्यिकी तथा लेखा संबंधी आंकड़े भी होते हैं। नेक्स्ट, सरकारी ऋणों की आवश्यक जानकारी भी इसमें दी जाती है। तो इस प्रकार बजट सरकार द्वारा एक निश्चित दिवस पर प्रस्तुत किए जाने वाले आय और व्यय हिसाब ही नहीं, बल्कि यह कार्य करने के लिए एक वित्तीय योजना का प्रारूप भी होता है, जो सरकारी विभागों, विधायकों
तथा नागरिकों के लिए विशेष महत्व की होती है। इसके बाद हम देखते हैं इसके सिद्धांत। तो बजट निर्माण में क्या सिद्धांत हैं, इसमें कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो बजट निर्माण जो है वो बहुत सारे सिद्धांतों के आधार पे होते हैं, और इसमें जो सिद्धांत पाए जाते हैं तो उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि बजट चूँकि वित्तीय कार्य का प्रबंधन का एक प्रभावशाली साधन है, और इसलिए उसे बजट निर्माण करने में सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। और बजट निर्माण में कोई नपे तुले सिद्धांत नहीं है, किंतु कुछ प्रमुख देशों के लंबे अनुभव के आधार पर कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं। जैसे पहला जो सिद्धांत है वो कार्यपालिका के दायित्व का सिद्धांत। तो मुख्य कार्यपालिका प्रशासन चलाने के लिए उत्तरदायी मानी जाती है, अतः इन निधियों की आवश्यकता के संबंध में कहीं अच्छी तरह से बता सकती है। इसलिए बजट बनाने का कार्य बहुत कुछ मुख्य कार्यपालिका पर होना चाहिए, परंतु बजट बनाने का कार्य एक लंबा एवं बड़ा कार्य है, इसलिए उसे विशिष्ट निकायों के सलाह के द्वारा सहायता दी जानी चाहिए। भारत में वित्त विभाग बजट बनाने का मुख्य कार्यपालिका को सहायता देता है, और संक्षेप में अगर कहें तो सरकार में यह सिद्धांत कार्यपालिका के सिफारिश के बिना मंजूरी के कोई भी मांग जो है वो प्रस्तुत नहीं होती है। और यह धारणा इस सिद्धांत पर को स्पष्ट करती है कि बजट बनाना कार्यपालिका का कार्य है और कार्यपालिका को ही बजट तैयार करना चाहिए। दूसरा जो है प्रचार अथवा प्रकाशन। बजट जनता के लिए बनता है और जनता उससे प्रभावित होती है, अतः जब परम आवश्यक है कि बजट को कई चरणों में अथवा अवस्थाओं से होकर गुजरना होता है, और कार्यपालिका द्वारा बजट बनाया जाना तथा व्यवस्थापिका के समक्ष रखा जाना, व्यवस्थापिका द्वारा क्रियान्वित किया जाना, इन विभिन्न अवस्थाओं को पर्याप्त प्रचार या प्रकाशन होना चाहिए, ताकि जनता बजट के प्रस्तावित योजनाओं तथा कार्यक्रमों के संबंध में अपने सुझाव दे सके। तीसरा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वह है कि कर लगाने का संसद का एकमात्र अधिकार। कोई भी कर संसद या विधायिका की स्वीकृति के बिना नहीं लगाया जा सकता। कार्यपालिका अपनी इच्छा मात्र या आदेश से कोई कर नहीं लगा सकती। उसे अपने सभी जो कर है प्रस्ताव एक बिल के रूप में संसद में के सामने प्रस्तुत करने होते हैं, और इसे स्वीकृत होने पर ही जनता इन करों को वसूल सकती है। नेक्स्ट जो है व्यय पर विधान पालिका का नियंत्रण। कोई भी राजकीय व्यय विधायिका या संसद की स्वीकृति के बिना नहीं किया जा सकता। प्रत्येक सरकारी खर्च के लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक है, और भारतीय संविधान की अनुच्छेद 226 में इस सिद्धांत को स्वीकार किया करते हुए यह कहा गया है कि भारत सरकार को प्राप्त होने वाली सारी आमदनी, सब प्रकार के ऋणों के भुगतान के रूप में प्राप्त समस्त राशियों केंद्र अथवा राज्य सरकार की संचित निधि में जमा की जाएगी, और इस निधि से कोई भी राशि तब तक नहीं निकाली जाएगी जब तक कि किसी कानून द्वारा उसे स्वीकृति न मिल जाए। नेक्स्ट जो इसका सिद्धांत है वह है वार्षिकता का सिद्धांत। तो बजट में इस सिद्धांत का पूरा पालन करते हुए इसे केवल एक वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत किया जाता है, और इसकी समाप्ति पर इस बजट द्वारा स्वीकृत कर प्रस्ताव समाप्त हो जाते हैं, और अगले वर्ष के लिए नया बजट पेश करवाना पड़ता है। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वह है संतुलित बजट। तो बजट का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि उसके आय और व्यय के मध्य संतुलन का होना चाहिए। अत्यधिक घाटे का बजट और अत्यधिक लाभ के बजट दोनों ही दोषपूर्ण बजट होते हैं, और इस बात का इसमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वह है लोचनशीलता। तो बजट बनाते समय इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखना आवश्यक होता है कि बजट का रूप स्वरूप में लोचशीलता हो, फिक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ताकि आवश्यकता अनुसार उसमें जो है वो परिवर्तन लाया जा सके। नेक्स्ट है स्पष्टता। बजट का रूपरेखा स्पष्ट एवं सरल होना चाहिए, जिससे कि प्रत्येक नागरिक उसको समझ सके। उसकी भाषा सुगम होनी चाहिए, सुबोध होनी चाहिए। यदि भाषा क्लिष्ट होगी तो बजट के क्रियान्वयन में कठिनाई आएगी, तो इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके बाद है परिशुद्धता। बजट के अनुमान अथवा प्राक्कलन यथासंभव विशुद्ध होना चाहिए। ये सूचनाएं जिन पर कि बजट अनुमान आधारित है ठीक होनी चाहिए। तथ्यों को छिपाने की, जानबूझकर स्वयं राजस्व का कम अनुमान लगाने की अथवा
गलत आंकड़े प्रस्तुत करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। नेक्स्ट जो सिद्धांत अपनाया जाता है बजट बनाने में वो है व्यापकता का सिद्धांत। तो बजट में सरकार की सभी प्रस्तावित योजनाओं तथा कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला जाना चाहिए। जी उसमें सरकार की आमदनी एवं खर्चों का पूरा पूरा विवरण होना चाहिए। साधारणतः वही बजट श्रेष्ठ समझा जाता है और सफल साबित होता है जिसमें व्यापकता का गुण जो है वो विद्यमान होता है। नेक्स्ट है एकता। इस सिद्धांत के अनुसार सरकार के सभी आमदनियां एक सामान्य निधि में रखी जानी चाहिए, जिससे यह आशय यह है कि शासन की समस्त विभागों का आय तथा व्यय से संबंधित एक ही बजट होना चाहिए। यदि विभागानुसार अनेक बजट रहेंगे तो उनमें कुछ मुनाफे का बजट दिखाएंगे और कुछ घाटे का, और ऐसी स्थिति में सरकार निर्बल वित्तीय स्थिति को बिना जटिल हिसाब किताब लगाए और सामंजस्य का पता लगाना जो है वो संभव नहीं हो पाएगा। और भारत में दो बजट तैयार किए जाते हैं, एक तो सामान्य बजट और दूसरा रेल बजट। अतः यहाँ बजट की एकता के सिद्धांत का पालन नहीं किया जाता है। अगला जो सिद्धांत है वो है अवसान का नियम। तो यह वार्षिकता के सिद्धांत का परिणाम है और इसका यह अभिप्राय है कि एक वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत अनुदान और बजट उसकी समाप्ति पर खत्म हो जाता है। वर्ष के अंत में बची हुई राशि को भविष्य में व्यय करने के लिए बचाकर सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, और यह नियम इसलिए बनाया गया है कि बजट की राशि का उपयोग एक वर्ष के नियत अवधि में किया जा सके। तो यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसको बजट को बनाने के समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है शुद्धता। इसका अर्थ है कि बजट के आय व्यय के समस्त अनुमानों को अधिकतम शुद्ध रूप में प्रदर्शित किया जाए। विभिन्न विभागों द्वारा आय व्यय के जो अनुमान दिखाए जाते हैं उनका वास्तविक आय व्यय लगभग उसी के अनुसार होना चाहिए, और यह तभी संभव है कि जब ये अनुमान विस्तृत गवेषणा और अनुसंधान के बाद प्राप्त सूचनाओं पर आधारित हो। अगला जो है मितव्ययता। बजट के सभी अनुमान मितव्यय के सिद्धांत पर पूरा पालन करते हुए बनाया जाना चाहिए। सार्वजनिक द्रव्य के एक पैसे का भी अनावश्यक दुरुपयोग या बर्बादी नहीं होनी चाहिए, और यदि किसी योजना को क्रियान्वित करने के लिए 2, 3, 4 प्रकार के साधन उपलब्ध हैं तो उनमें मितव्ययता के साधन को ही अपनाया जाना चाहिए। और उसके बाद जो लास्ट है वो है नगद आधार। तो बजट एक वर्ष के भीतर नगद रूप में प्राप्त होने वाली आमदनी तथा किए जाने वाले व्यय के आधार पर बनाया जाना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगले वर्ष में होने वाले संभावित आय और व्यय को वर्तमान वित्तीय वर्ष के बजट में सम्मिलित कर लिया गया हो। और इस प्रकार इन सिद्धांतों का पालन करते रहने पर कोई भी देश अपनी वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रख सकता है। कार्यपालिका को आकस्मिक अथवा पूरक अनुदान मांगे रखने की गलत रीति का सहारा नहीं लेना पड़ता है और देश की अर्थव्यवस्था को किसी आकस्मिक वित्तीय संकट में पड़ने से बचाया जा सकता है। यह बताना युक्ति संगत होगा कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में यदाकदा ऐसी व्यवहारिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जिसके कारण उपयुक्त सिद्धांतों का निष्ठापूर्वक पालन करना कार्यपालिका के लिए कठिन हो जाता है। फलतः इसमें से किसी एक अथवा कुछ एक सिद्धांतों की उपेक्षा होने के उदाहरण प्रायः हमें देखने को मिलते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि बजट का जो सिद्धांत है इसके सिद्धांत को देखने से हमें जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स समझ में आते हैं उसमें पहला जो पॉइंट समझ में आता है कि वह जो है बजट जो है वो संतुलित होना चाहिए। दूसरा जो समझ में आता है कि बजट का निर्माण उत्तरदायित्व कार्यपालिका का होना चाहिए। तीसरा जो है कि आय तथा व्यय उसी वर्ष के बजट में सम्मिलित किए जाने चाहिए। चौथा, बजट में आय तथा व्यय का पूर्ण वितरण होना चाहिए और उस धनराशि का भी विवरण होना चाहिए जिसकी मांग विधानमंडल से की गई है। नेक्स्ट जो है बजट में आय और व्यय का अनुमान वास्तविकता के आधार पर होना चाहिए। नेक्स्ट, बजट का निर्माण करते समय केवल एक वर्ष के लिए ही किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, सरकार की संपूर्ण आय और व्यय को
विभिन्न विभागों से प्राप्त कर एक ही बजट में सम्मिलित कर प्रस्तुत करना चाहिए। और नेक्स्ट, बजट एक वर्ष के अंदर नगद रुपए प्राप्त होने वाली आय तथा किए गए जाने वाले व्यय के आधार पर ही बनाया जाना चाहिए। और नेक्स्ट, बजट का अवसादन नियम पर आधारित होना चाहिए। तो ये एक महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है इसको फॉलो करना चाहिए। बजट को अच्छे एक बजट के निर्माण में ये सभी सिद्धांत जो है वो फॉलो किए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि बजट का कार्य क्या है। तो सरकार बजट के द्वारा अपनी योजनाओं को मूर्त रूप देने का प्रयास करती है और ऐसी स्थिति में यह जानना आवश्यक है कि बजट के क्या कार्य हैं। तो बजट का जो पहला कार्य है वो है जवाबदेही। विधायी नियंत्रण तथा जवाबदेही सरकारी बजट के प्राथमिक उद्देश्य थे, जिनका जन्म कार्यपालिका के कर प्रस्तावों तथा व्यय पर नियंत्रण करने की इच्छा से हुआ है। कार्यपालिका बजट का निर्माण और व्यय अधिकारों विधायिका के आदेश एवं इच्छा पर करती है और यह उसके प्रति जो है वो जवाबदेह है। दूसरा, प्रबंधन के एक प्रभावी माध्यम के रूप में बजट में योजना, समन्वय, नियंत्रण, मूल्यांकन, प्रतिवेदन तथा समीक्षा भी सम्मिलित है और बजट से संबंधित बहुत सी नई पद्धतियां जैसे कि कार्यपालिका कार्यात्मक वर्गीकरण, मानक एवं स्तर द्वारा कार्य निष्पादन, कार्यात्मक वर्गीकरण, तदनुरूप रेखा वर्गीकरण, लागत एवं निष्पादन, लेखा परीक्षक तथा परिणात्मक तकनीकों का इस्तेमाल प्रबंधन के महत्वपूर्ण अंग बन गए हैं। और बहुत सी व्यवस्थाएं जैसे कि निष्पादन बजट एक शून्य आधारित बजट खासकर प्रबंधोन्मुख व्यवस्था है और स्पष्टतः बजट एक प्रबंधकीय एवं कार्यकारिणी कार्य होता है। इसके बाद तीसरा जो इम्पोर्टेंट जो कार्य है इसका कि नियंत्रण। समस्त कार्यपालिका अभिकरणों को उनके द्वारा इकट्ठा किए गए धन एवं विधायी सीमाओं के अंदर किए गए व्यय के लिए उत्तरदायी माना जाता है और प्रजातंत्र में नियंत्रण का रूप प्राप्त कर लेता है तथा कई अत्यंत कठिन समस्याओं को जन्म देता है। एक प्रतिनिधि सरकार का मुख्य उद्देश्य वित्त व्यवस्था के प्रचलन तथा रूपांकन में उपयुक्त परिवर्तन लाना होता है, जिससे कि कार्यपालिका की व्यवस्थापिका जो कि विधायी और राजस्व निर्धारित करने वाली तथा वित्त प्रदान करने वाला एक प्राधिकरण है उसके प्रति जवाबदेह बनी रहे। उसके बाद विधायिका का नियंत्रण का अर्थ क्या है। तो विधायी नियंत्रण का अर्थ है कि व्यवस्थापिका न केवल औपचारिक रूप से बल्कि वास्तविक रूप से वार्षिक बजट द्वारा नीतियों तथा कार्यक्रमों के निर्माण, उनकी समीक्षा, अनुमोदन तथा कार्यान्वयन में सम्मिलित हो। चौथा जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है योजना। बजट के द्वारा आगामी वित्त वर्ष के लिए कार्य योजना उपलब्ध कराई जाती है और योजना में दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन उद्देश्यों को निर्धारण जो है परिमात्मक तथा लक्ष्यों का निर्धारण तथा प्राथमिकताओं का निर्धारण शामिल होता है। योजना सरकार की समस्त नीतियों के एक निश्चित परिप्रेक्ष्य में होता है और योजना के मुख्य नीतियों के चुनाव निहित होते हैं। परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के स्तर पर केवल वैकल्पिक कार्य योजना का मूल्यांकन करती है जिससे कि साधन का अधिकतम उपयोग किया जा सके और बजट प्रक्रिया में योजना राजनीतिक दबाव तथा वित्तीय दबाव एवं वित्तीय विश्लेषण के विरोध में आती है तथा उन्हें सामने लाती है। तो ये इस तरह से जो है वो बजट जो है वो यह बजट के कुछ कार्य थे। अब हम देखते हैं कि बजट का वर्गीकरण कैसे किया गया है, इसके प्रकार क्या हैं, क्लासिफिकेशन क्या है। तो वर्गीकरण व्यवस्था के द्वारा बजट प्रक्रिया के प्रबंधकीय कार्य क्षमता की जानकारी मिलती है और बजट वर्गीकरण व्यवस्था की व्याख्या जो है वो हम निम्न शीर्षकों के आधार पर कर सकते हैं। एक पहला जो है परंपरागत वर्गीकरण या विषय आधारित वर्गीकरण, दूसरा कार्यात्मक वर्गीकरण और तीसरा आर्थिक वर्गीकरण। तो पहला जो है जो विषय आधारित वर्गीकरण है बेस्ड ऑन सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन और ट्रेडिशनल जो क्लासिफिकेशन है। तो परंपरागत बजट का मुख्य उद्देश्य व्यवस्थाओं में व्यय पर नियंत्रण तथा कार्यपालिका की व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेही को आश्वस्त करना होता है। अधीनस्थ कर्मचारियों को आश्वस्त करना तथा अधीनस्थ के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करना होता है और विभिन्न अनुभागों में संगठनों, इकाइयों, विभागों, प्रभागों के आधार पर बजट का विभाजन किया जाता है तथा प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत
व्यय का विस्तार पूर्वक विवरण दिया जाता है और प्रत्येक बजट का प्रतीकात्मक वर्गीकरण निम्न हो सकता है, जैसे कि वेतन, मजदूरी, यात्रा भत्ता, कार्यालय का व्यय, मशीनरी और औजार, कार्य सहायता या अनुदान, अन्य खर्चे तथा विविध खाता। तो विषय आधारित वर्गीकरण से कई लाभ होते हैं और इसमें जो पहला लाभ होता है कि इस प्रकार का वर्गीकरण उद्देश्य नियंत्रण तथा जवाबदेही का आधार बनकर काम करता है। दूसरा, इस प्रकार के वर्गीकरण में वित्त का साफ आवंटन प्रस्तुत किया जाता है और व्यय का कितना प्रतिशत किस मद पर खर्च किया गया है ये पता चलता है। और तीसरा, वित्तीय तंगी के समय जो वर्गीकरण है विनिर्दिष्ट मदों जैसे कि यात्रा भत्ता, विदेशी यात्रा इत्यादि के अंतर्गत सीधे कटौती करने में इसमें मदद मिलती है या सक्षम होती है। तो विषय आधारित बजट जो है उसकी उपयुक्त लाभ के साथ उसकी कुछ हानियां भी हैं और हानि में जो पहली हानि है कि इस प्रकार के वर्गीकरण की आधारभूत मान्यता है कि बजट आवंटन को खर्च करना उत्तम है। एक मद के अंतर्गत जो भी आवंटन हुआ है उसे खर्च करना होता है, चाहे वो उसका परिणाम कुछ भी हो। चूंकि नियंत्रण का संबंध निष्पादन से नहीं है, यह अपव्ययता में बदल जाता है तथा निष्पादन का महत्व बहुत कम रह जाता है। और दूसरा इसका है कि कार्यविधि पर अनावश्यक जोर दिया जाता है, जिससे नियमित लेखा परीक्षा को संतुष्टि प्रदान करने के लिए बनाए गए जटिल नियमों का पालन किया जा सके एवं व्यय की वैधानिक तथा नियमितताओं को बनाए रखा जा सके। दूसरा जो है कि जो बजट है के अंतर्गत जो दूसरा जो महत्वपूर्ण आता है, तीसरा जो इसकी जो हानि है जो पारंपरिक बजट का जो वर्गीकरण है उसके अंतर्गत कि सरकार के उद्देश्यों तथा कार्यक्रमों के बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराने में यह सक्षम नहीं होती। और चौथा है, इस प्रकार के वर्गीकरण में किसी भी प्रकार के दोहरापन या अनावश्यक गतिविधियों में व्यय को पकड़ना तथा उसे रोकना मुश्किल होता है। और अंत में इस प्रकार के वर्गीकरण में केवल जरूरी मांगों की ओर ही बजट निर्माणकर्ताओं का ध्यान जाता है। दूसरा जो विभाजन किया गया है कार्यात्मक वर्गीकरण, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, तो निष्पादन बजट इस मान्यता पर आधारित है कि जिस तरह से राजस्व एवं व्यय का वर्गीकरण नीति निर्धारण के लिए किया जाता है वह बजट का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है। निष्पादन बजट व्यवस्था में बजट के कार्यात्मक वर्गीकरण की आवश्यकता महसूस की जाती है। अतः बजट व्यय प्रस्तुतीकरण कार्यों, कार्यक्रमों की गतिविधियों एवं परियोजनाओं के रूप में होने चाहिए। कार्यात्मक वर्गीकरण प्रबंधन की लागत के संबंध में निष्पादन मापने के कार्य में सहायक होता है और किसी भी कार्यक्रम या गतिविधि के उत्पादन में भौतिक लक्ष्यों के रूप में उसे वित्तीय रूप से बदलकर उस कार्यक्रम या गतिविधियों के रूप में मांगे गए बजट प्रावधान के रूप में प्रस्तुत होता है। कार्यात्मक वर्गीकरण के द्वारा सरकार के स्रोतों की प्रकृति के बारे में एवं उस विशिष्ट बजट नियंत्रण और प्रशासकीय जवाबदेही की ओर खर्च किए गए सार्वजनिक व्यय की जानकारी मिलती है। तीसरा जो महत्वपूर्ण वर्गीकरण किया गया है वो है आर्थिक वर्गीकरण। तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर सरकारी बजट का प्रभाव पड़ता है। अपनी विशालता एवं महत्ता के कारण सरकारी प्राप्तियां तथा व्यय एवं बजट द्वारा स्पष्ट होने वाली विभिन्न नीतियां अपने आप में अर्थव्यवस्था की प्रकृति होती है और विषय एवं दिशा को बदलने वाले महत्वपूर्ण कारक के रूप में सिद्ध हो सकते हैं। अतः यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि बजट प्रावधानों का वर्गीकरण उसके आर्थिक महत्व के अनुसार हो। आर्थिक वर्गीकरण में सरकार के कुल व्यय और अर्थपूर्ण आर्थिक मदों जैसे निवेश, उपभोग, पूंजी निर्माण, आय के उत्पादन इत्यादि में विभाजन किया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अनुसार आर्थिक वर्गीकरण सरकारी निकायों के द्वारा किए गए लेन देन का विश्लेषण समरूप आर्थिक वर्गों के उनके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने या प्रभावित होने वाले अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों का भी संचालन जो है वो इसके अनुसार को दर्शाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो बजट का जो है वर्गीकरण 3 रूपों में किया गया है। एक ट्रेडिशनल या जो विषय आधारित बजट है, दूसरा कार्यात्मक वर्गीकरण और तीसरा आर्थिक बजट जो है वो
के अनुसार। अब हम देखते हैं कि भारत में जो बजट की निर्माण प्रक्रिया है वो क्या है। तो भारत में वित्त मंत्रालय को बजट निर्माण करने संबंधी उत्तरदायित्व को सौंपा गया है और भारत में वित्त मंत्री की स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वही वित्त संबंधी नीतियों का कर्णधार होता है तथा उसी पर बजट का जो है वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर होती है। बजट के निर्माण की प्रक्रिया जो है वो 5 चरणों में संपादित होती है। पहला जो है वो बजट की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ बजट। दूसरा, विधानमंडल की स्वीकृति, लेजिस्लेटिव अप्रूवल। तीसरा, बजट का क्रियान्वयन, एक्सक्यूशन ऑफ बजट। और चौथा, वित्तीय कोषों का लेखांकन, मतलब ऑडिटिंग। और पांचवा, लेखा परीक्षक चौथा अकाउंटिंग, और जो पांचवा है लेखा परीक्षक, ऑडिटिंग उसको कहते हैं। तो इस तरह से ये 5 चरणों से होकर जो है वो बजट जो है वो हमारे यहाँ तैयार होती है। और जो है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बजट का संपादन कैसे होता है। तो आज के क्लास में हमने समझा कि बजट क्या है, बजट का निर्माण कैसे किया जाता है, किन सिद्धांतों पर आधारित होता है, बजट के प्रकार क्या हैं, बजट के अर्थ एवं प्रकृति, इन सभी को हमने समझने का प्रयास किया। और इस प्रकार हमने देखा कि लोक प्रशासन में के अंतर्गत वित्तीय प्रशासन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो काम है जो है और वो है बजट को बनाना। और बजट एक तरह से जो है इसको वित्तीय प्रशासन का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है। और ये कहें या ये यूँ कहें तो यह उस जीवनधार या जीवन रक्त या प्रशासन और वित्त शरीर और उसकी छाया की भांति एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और प्रशासनिक इंजन का जो ईंधन होता है वो एक वित्त होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इसका जो है निर्माण कुछ सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है जिससे कि अच्छे बजट को बनाया जा सकें और बजट जो है वो लोगों के कल्याण के लिए हो, लोगों पर ज़्यादा उसका बोझ नहीं पड़े टैक्स का। और इस तरह से ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीज़ों को सिद्धांतों को जो है उसका वर्गीकरण भी किया गया है और बहुत सारे इसके तरीके बताए गए हैं, सिद्धांत बताए गए हैं जिनके आधार पर हम एक अच्छे बजट को बना सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया हो। आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नए टॉपिक के साथ हम लोग फिर बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।